नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग अच्छे होंगे। तिवारी जी एकेडमी फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत से कंपटीशन एग्जामिनेशन का फॉर्म भी मार्केट में आ चुका है। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमने जो सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हुए मैं एक न्यू सीरीज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें पहले हम इंडियन पॉलिटी के लिए हैं। दोस्तों, इस जो मैं अभी कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं, इस कंटेंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। और अभी तो बीपीएससी का वैकेंसी भी आ चुका है, दरोगा मेंस भी होने वाला है। तो ये सब सारे एग्ज़ाम को देखते हुए ये कंटेंट बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए आज का इंडियन पॉलिटी का शुरुआती चरण पढ़ते हैं कि कैसे इंडियन पॉलिटी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जानते हैं की पॉइंट्स। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों का शासन इंडिया पर होने लगा तो पहले उन लोगों ने यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। वो जितना भी कार्यकाल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही होता था। उसमें अंग्रेज लोग, जो अंग्रेज अफसर थे, इंटरफेयर कम करते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो सारे काम कंपनी का अधीन ही होते थे। तो इस प्रकार उन लोगों ने देखा कि कंपनी अब अपने मन से बहुत सारा काम ऐसा है जो सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए, बट कंपनी अपने मन से ढंग से करती थी। तो उन लोगों ने समय समय पर एक एक्ट पारित किया। तो उसी के क्रम में पहला जो एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दोस्तों, ये बहुत मतलब इस पॉइंट से तो परीक्षा में क्वेश्चन आते ही हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क्स को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दोस्तों मैं यहाँ बीजी लिख दिया हूँ, बीजी मतलब ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क्स को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के दिशा में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला कदम था। आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। जो कंपनी अपने ढंग से कार्य करता था, इसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ज़्यादा ही कंपनी अपने हिसाब से कर रहा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। और उसके अनुसार क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर जो था संसदीय नियंत्रण हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। सेकेंड पॉइंट, कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क जो था, उसको मान्यता दिया गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के तहत इंडिया में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो आप लोग को बताना होगा कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत इंडिया में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि बंगाल का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर होते थे, लेकिन अब उनका नाम चेंज कर दिया गया। अब इसी एक्ट के तहत उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन ला दिया गया। इस प्रकार जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुए। सरकार की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें गवर्नर जनरल और 4 परिषद का एक मेंबर सेलेक्ट किया गया। सरकार की इस्टेब्लिशमेंट ऐसा हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें गवर्नर जनरल और 4 परिषद मेंबर दिया गया। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कब? 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में। कंपनी को निजी व्यापार, कंपनी को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया? कंपनी को निजी व्यापार, अब कंपनी निजी व्यापार नहीं कर सकता था, इंडियन पीपुल से उपहार नहीं ले सकता था, रिश्वत लेना बैन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों सेकंड है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ जो था वो किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो व्यापार विभाग देखते थे और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे वो राजनीति विभाग देखते थे। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का जो व्यापार का राइट था, राइट ऑफ कमर्शियल ट्रेड को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूछता है क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के कार्य बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मात्र भारत का शासन करना रह गया। 1833 के जो चार्टर एक्ट था इसमें कंपनी का सिर्फ एक काम रह गया कि भारत, कंपनी का जो कार्य हो गया बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत का शासन करना रह गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या किया गया कि प्रतियोगी परीक्षा इंडिया में कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए प्रोविजन किया गया। किस एक्ट के चार्टर अधिनियम के तहत, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल थे, जो उनका परिषद था, उनका जो विधायी कार्य था और प्रशासनिक जो कार्य था उसको अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके पढ़ते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम का जो पहला पॉइंट था, भारत का शासन ट्रांसफर कर दिया गया। भारत का शासन ट्रांसफर कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये है कि भारत का शासन जो कंपनी करता था अब सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। वहाँ का राज्य जो राजा होते थे उनके हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत का शासन को ट्रांसफर कर दिया गया कंपनी से क्राउन के हाथों, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो था इसके तहत शासन को ट्रांसफर कर दिया गया। मंत्री पद की व्यवस्था की गई। सेकंड पॉइंट, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 मेंबर्स की भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट था और 7 कंपनी का मेंबर थे। 15 मेंबर्स की भारत परिषद का सृजन किया गया। पूछता है परीक्षा में कि भारत परिषद का सृजन जो था वो किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। अब जो भी प्रशासनिक कार्य था या विधायी कार्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा नियंत्रण हो गया। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की व्यवस्था किया गया। और इसमें एक कार्य ये किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताया ना कि किस अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जो तहत था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, यहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोग को कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापार विभाग देखता था और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वो राजनीतिक विभाग देखता था। तो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया इसके तहत क्या कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और यहाँ वायसराय कर दिया गया। ध्यान रखने वाली बात है।
कि भारत का जो गवर्नर जनरल थे इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको वायसराय कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, समझिए। जो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय हुए और अंतिम गवर्नर जनरल हुए। कन्फ्यूज़न वाली बात इसमें दोस्तों नहीं है, एकदम क्लियर है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो लास्ट जो गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। और चूंकि यहीं से वायसराय स्टार्ट किया गया कि चूंकि अब गवर्नर जनरल को क्या बोला जाएगा, तो वायसराय बोला जाएगा। तो वायसराय, प्रथम वायसराय पूछता है एग्जामिनेशन में कि भारत का प्रथम का वायसराय कौन थे, तो आपको बताना होगा लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल अभी लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसको समझना भी है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्जाम में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्लियर कट इसको याद करना है। तो दोस्तों 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो क्लियर कट पढ़ाते हैं। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी नई वीडियो हम डालेंगे तो आपके नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन में क्लिक करेगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों इसमें क्या किया गया, 1861 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें क्या किया गया कि एक कार्यकारिणी परिषद, मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि कार्यकारिणी परिषद का एक्सटेंशन कर दिया गया। विभागीय प्रणाली 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या है, अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया। ऑर्डिनेंस, दोस्तों अभी एक कभी कल आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि ऑर्डिनेंस जो जारी होता है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए संसद का कार्य नहीं चल रहा है तो आप लोग सुने होंगे कि मंत्री परिषद का बैठक हुआ और एक उसमें ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसमें लोकसभा के जितने भी मंत्री परिषद सदस्य बैठे थे तो उस ऑर्डिनेंस पर राष्ट्रपति साइन कर दिया। तो यही होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत लाया गया था। 1873 का अधिनियम में क्या था कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जन्म हुआ। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आया। बहस करने और प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया। दोस्तों 1909 ईस्वी का ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 ईस्वी का भारत परिषद, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसके तहत क्या क्या किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की गई, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को इसका जनक कहा जाता है। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की ईस्ट इंडिया कंपनी में अपॉइंट किया गया। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखना है कि 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसको मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली को लाया गया, और लियोनस कार्टियस जो था वो द्वैध शासन का जनक था बोला जाता है। प्रांतीय विषय को 2 उपवर्ग में विभाजित कर दिया गया। ली आयोग का इसी में एक कंसेप्ट आया था। जो ली आयोग 1926 ईस्वी में आया था वो बताया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया था। कैग की नियुक्ति हुआ, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। कब? 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन इसमें और कि जब मांटेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को कहा गया, तो उस वक्त जो थे इंग्लैंड के पीएम कौन थे, मतलब ब्रिटेन का पीएम कौन थे, तो लॉर्ड जायज। ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, सो इसको ध्यान से पढ़िए। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो था दोस्तों, पहले इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी, पहला। दूसरा पॉइंट कि अखिल भारतीय संघ का प्रोविजन किया गया, कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो अखिल भारतीय संघ पूछता है कि किस भारत शासन अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको बताना होगा कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, मतलब प्रांतों को ऑटोनॉमी बना दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इसमें आरबीआई का स्थापना किया गया। मताधिकार को एक्सटेंशन किया गया। सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का एक्सटेंशन हुआ। प्रस्तावना का इसमें अभाव था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बर्मा को भारत से कब अलग कर दिया गया, तो आपको बताना होगा कि 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन इंग्लैंड के अधीन और बरार को मध्य प्रांत में, अदन को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में इंक्लूड कर लिया गया। तो ये था 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लेते हैं। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में, दोस्तों मैं यहाँ BS लिखा हूँ, इसका मतलब हुआ ब्रिटिश संसद ना, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को यह स्वीकृत हो गया, जिसमें 20 धाराएं थी। 2 अधिराज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। दोनों में एक गवर्नर जनरल होंगे। कितना गवर्नर जनरल होंगे? एक गवर्नर जनरल होंगे। संघीय सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया। भारत मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता समाप्त कर दिया गया और देशी रियासतों को यह छूट दे दिया गया कि आपको जिससे मिलना है मिल लीजिए। दोस्तों तो ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइए, और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियो इंडियन पॉलिटी का लाते रहूँगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही। और दोस्तों मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोग का ज़्यादा फोकस 2-3 पॉइंट पर होना चाहिए। पहला 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम देख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आरबीआई का स्थापना, अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड का अधीन कर दिया, बरार को मध्य प्रांत में मिला लिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का एक्सटेंशन किया गया। पहला ये पॉइंट। दूसरा दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा शॉर्ट में जल्दी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, और 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्लोमेंटो सुधार कहा गया, और 1919 ईस्वी का भारत शासन जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये कैसे लगा वीडियो कमेंट कीजिए। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।